हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बड़ी ही मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं दीपक कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड डिजिटल मार्केटर, आज आपके सामने बात करने वाला हूं एक ऐसे महान इंसान के बारे में जिन्होंने केवल शिक्षा के बल पर ही समाज के सबसे कमजोर वर्ग को आज दुनिया में सबके बराबर लाकर खड़ा कर दिया। एक पावरफुल लीडर, द सिंबल ऑफ नॉलेज, नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, इनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। ये इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में, जिसको आज डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। बचपन में ही माँ भीमाबाई के देहांत के बाद से ही इनका बचपन से ही जीवन दुखों में गुजरा। वर्ण व्यवस्था के चलते और समाज में महार जाति के होने के कारण इनको सार्वजनिक स्थानों या फिर स्कूलों में पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। लेकिन पिता रामजी सकपाल फौज में थोड़े उच्च पद पे थे, तो उन्होंने जैसे तैसे करके उनका एडमिशन एक स्कूल में करा दिया। लेकिन ये जो जातिवाद का सिलसिला था, हर जगह जड़ फैला चुका था। मेरे दोस्त, इनको स्कूल में पढ़ने के लिए क्लासरूम में बैठने भी नहीं दिया जाता था। इनसे कहा जाता था कि तू महार जाति का है, तू क्लास में अगर घुस गया तो क्लास गंदी हो जाएगी, हम अपवित्र हो जाएंगे, इसीलिए अगर तुझे पढ़ना है तो तुझे क्लास के बाहर ही बैठना पड़ेगा। दोस्त, ये बाहर बैठकर ही पढ़ते थे। इनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसे हुई जो कि इनको हिला के रख देती थी, जिनमें से ये बताते हैं कि एक बार इनके साथ ऐसा हुआ कि इनके टीचर ने इनको क्लास में एक सवाल सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड के पास बुलाया, और जब ये ब्लैक बोर्ड के पास जा रहे थे तो इनके जो क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे थे वो एकदम ब्लैक बोर्ड की तरफ दौड़े, और वहाँ बेंच पर जो टिफ़िन बॉक्स या फिर बोतल्स रखी हुई थी उन्होंने सब साइड कर ली, क्योंकि उनको डर था कि ये जो महार जाति का बच्चा है, जिसको वो अछूत बोलते थे, जिससे टच भी नहीं होते थे, इसकी परछाई से भी हमारा खाना गंदा हो जाएगा और हम उस खाने को खा नहीं पाएंगे, हमारा खाना अपवित्र हो जाएगा। उन्होंने तो ये तक कहा कि गुरुजी, अब इसको ये जब सवाल हल कर दे तो इस ब्लैक बोर्ड को भी साफ करवा दीजिएगा, वरना हम इस ब्लैक बोर्ड पे सवाल हम हल नहीं करेंगे। मेरे दोस्त, जातिवाद के कारण इतना छुआछूत था उस टाइम पे कि लोग टच होना भी पसंद नहीं कर सकते थे। उनकी आवाज़ से परेशानी थी, उनकी परछाई तक से परेशानी थी। स्थिति ऐसी थी कि उनसे कहा जाता था कि अगर तुम रास्ते से निकलो तो पहले आवाज़ करके निकलो, ताकि हम सबको पता चल जाए कि तुम निकलने वाले हो और हम रास्ते से दूर हट जाएं। सर, ये स्थिति उस टाइम की थी। और यही नहीं, वो बताते हैं कि उन्हें जब पानी पीना होता था तो एक सवर्ण जाति का कोई दूसरा बालक ऊपर से पानी करता था, या फिर कोई भी चपरासी, तब जाकर वो पानी पीते थे। और अगर ऐसा करने वाला नहीं मिलता था तो फिर कई बार वो प्यासे भी रह जाते थे। मेरे दोस्त, ऐसी दुनिया भर की घटनाएं उनके साथ हर रोज हो रही थी। लेकिन सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल जा रहा है, उसे समाज के बारे में भी पता भी नहीं, उसे ये भी नहीं पता कि समाज क्या होता है, जाति क्या होती है, उसके साथ ये सब हो रहा था। कई बार तो वो लिखते हैं कि जब उन्हें बाल कटवाने के लिए एक बार वो एक नाई के पास गए, जो कि भैंसों के बाल काटता था उस टाइम पे। जब गए तो उस नाई ने भी उनके बाल काटने से मना कर दिया, कह दिया कि अगर तेरे बाल काटूंगा तो मेरी शान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि तुम भैंसों के बाल भी तो काट रहे हो, फिर मेरे बालों से क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि तुम भैंसों कुत्तों से भी ज़्यादा बदतर हो, तुम्हारे बाल काटना मेरी शान के खिलाफ है। जिस कारण से भीमराव के और उनके भाई के बाल उनकी बहन ही काटा करती थी। इनके जीवन की एक घटना जब भी ये याद करते थे तो इन्हें बहुत दुख होता था। ये महाराष्ट्र के सतारा में जहाँ रहते थे, वहाँ से कुछ ही दूरी पर गोरेगांव में इनके पिताजी की नौकरी थी, जहाँ पर वो नौकरी किया करते थे। एक बार इन बहन भाइयों ने सोचा कि पिताजी से मिलने चलते हैं वहाँ पर और उनसे मिलकर आते हैं। ये चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी लिखकर पहुँचा देते हैं और खुद भी निकल जाते हैं। लेकिन वो चिट्ठी इनके पिताजी को नहीं मिलती, जिस कारण इनके पिताजी इन्हें स्टेशन पर लेने नहीं पहुँच पाते। और जब ये स्टेशन पहुंचते हैं, बहुत रात हो चुकी होती है, तो स्टेशन मास्टर देखता है कि ये 4 बच्चे जो कि बहुत अच्छे से कपड़े से पहने हुए थे, वो सोच रहे थे कि ये किसी संपन्न परिवार से हैं बच्चे। तो उसने पूछा कि तुम कहाँ से हो, कैसे हो। और जब स्टेशन मास्टर को पता चला ना कि ये महार जाति के हैं, तो उन्होंने 10 कदम पीछे हट गए कि इनसे मैं अपवित्र हो जाऊंगा। लेकिन जैसे तैसे, क्योंकि रात हो चुकी थी, तो उस स्टेशन मास्टर ने कैसे भी बैलगाड़ी का इंतजाम कर दिया जिससे वो अपने घर पहुंच सके।
बैलगाड़ी वाले को पता नहीं था कि ये चारों बच्चे महार जाति के हैं। वो जा रहे हैं रास्ते में, तब उन्हें बीच में पूछते हुए बातों से पता चला कि ये बच्चे महार जाति के हैं। तो जैसे ही पता चला, बैलगाड़ी के मालिक ने उन्हें ऊपर से धकेल दिया। सर सोचिए, रास्ते में जंगल रास्ता था और उस टाइम पे रात के समय पे उन्होंने उस बैलगाड़ी के मालिक ने उन चारों बच्चों को धकेल दिया। सर ये स्थिति थी केवल जातिवाद के कारण। लेकिन क्योंकि उनके सबसे बड़े भाई थे, उन्हें डर भी लग रहा था क्योंकि रात का समय था, तो उन्होंने जैसे तैसे दुगना किराया के लिए उस बैलगाड़ी के मालिक को तैयार कर लिया। लेकिन वो बैलगाड़ी का मालिक इस शर्त पर तैयार हुआ कि अब बैलगाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा, मैं तो पैदल ही चलूंगा, बैलगाड़ी चलाओगे तुम। तो सबसे बड़े भाई थे वो बैलगाड़ी चलाकर चल रहे थे और जो बैलगाड़ी का मालिक था वो पैदल चल रहा था, क्योंकि अगर वो उनके लिए बैलगाड़ी चलाता वो उसकी शान के खिलाफ था। और सर ये घटनाएं तो वे हैं जो पन्नों पर लिखी हुई हैं, जो उन्होंने पन्नों पे लिख के बताई बाबा साहब ने। ऐसी तो हजारों घटनाएं उनके साथ रोज हो रही थी। उस समय की स्थिति थी कि एक दलित को पीछे झाड़ू बांधकर और गले में मटकी लटकाकर चलना पड़ता था। मटकी इसलिए कि अगर मुंह से गलती से थूक भी निकल जाए तो वो रास्ते में ना गिर जाए, रास्ता भी अपवित्र हो जाएगा। पीछे इसलिए झाड़ू बांधा जाता था कि अगर जहाँ से भी ये दलित निकलेगा तो इसके पैरों से जो गंदगी होगी उसे ये झाड़ता हुआ चलेगा, इससे रास्ता गंदा ना हो। लेकिन इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए बम्बई जाते हैं। बम्बई में वो पढ़ाई करते हैं, आगे की इंटर करते हैं, बीए करते हैं। इसके बाद बड़ौदा रियासत के राजा सयाजीराव गायकवाड़, जो कि स्कॉलरशिप पे 4 बच्चों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजना चाहते थे। जब भीमराव अंबेडकर जी को ये पता चला कि बच्चों को स्कॉलरशिप पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा जा रहा है, तो वो उनके पास गए और उन्होंने अपनी पूरी स्थिति के बारे में बताया। सयाजीराव गायकवाड़ को अंबेडकर जी की इंग्लिश बहुत पसंद आई, जिस कारण उन्होंने सोचा कि इस होनहार बच्चे को ज़रूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा जाना चाहिए था। लेकिन इसका बॉन्ड था कि आप 3 साल के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाओगे और जब लौट कर आओगे तो आपको 10 साल के लिए बड़ौदा रियासत में नौकरी करनी पड़ेगी। हालांकि अंबेडकर जी के पिताजी इसके बिल्कुल खिलाफ थे कि आखिर क्यों बड़ौदा रियासत में किसी के अंडर में काम किया जाए। लेकिन अंबेडकर जी को तो पढ़ना था, सबसे ज़रूरी काम था कि उन्हें पढ़ना था, तो उन्होंने यह बात मान ली। इसके बाद अंबेडकर जी जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहुंचकर वो सबसे पहले एमए करते हैं पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से और सोशियोलॉजी से। वहाँ पर पीएचडी भी करते हैं और ये सब करने के बाद चले जाते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जहाँ पर उन्होंने एमएससी की, लॉ की और उसके बाद डॉक्टरेट भी करते हैं। सर इन्होंने खुद की 4 थीसिस भी लिखी हैं, जिनमें से एक थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रुपी पर भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखी गई। सर इनके द्वारा जो थीसिस लिखी गई है उस पे आरबीआई की नींव रखी गई है, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी। इसके बाद बॉन्ड के अनुसार ये वापस आते हैं और फिर से यहीं बड़ौदा रियासत में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मिलिट्री सेक्रेटरी के पोस्ट पर पहुंच गए तो इन्हें जातिवाद का सामना नहीं करना पड़ा। सर इनका जो चपरासी था वो भी इनको पानी तक देने के लिए राजी नहीं था। जब ये वहाँ से निकल के जाते थे तो नीचे जो दरी बिछी हुई होती थी ना, उसे समेट लिया करते थे लोग। सर इस तरह की स्थिति थी इतने ऊंचे पद पर जाने के बाद भी। ये कुछ दिन तक वहाँ रहे, लेकिन क्योंकि उनके आवास की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने बड़ौदा रियासत के राजा सयाजीराव गायकवाड़ को बताया कि उन्हें आवास की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। लेकिन उन्होंने भी अपनी मजबूरी बताकर अंबेडकर जी से कह दिया कि आवास की व्यवस्था हम नहीं कर सकते। वो थोड़े दिन बड़ौदा रियासत में रहे, लेकिन क्योंकि आवास की व्यवस्था ना होने के कारण उन्हें वहाँ से भी जाना पड़ा। सर ये थी हमारे हिंदू समाज की उस समय की तस्वीर। मतलब कि किसी को जातिवाद के कारण भी मतलब इतना सब कुछ सहना पड़ सकता था उस टाइम पे। और ऐसा नहीं कि इन्हें केवल जातिवाद का ही दुख था, इनकी पत्नी की भी बीच में मृत्यु हो गई। इनकी 5 संतानें हुई, जिन 1927 में ये सबसे पहले सत्याग्रह करते हैं पानी की स्वतंत्रता के लिए। सर एक तालाब था जो सार्वजनिक था, जिसको कानूनी तौर पर सार्वजनिक किया गया था कि इससे कोई भी पानी पी सकता है, लेकिन सवर्णों के कारण, अलग अलग वर्ण व्यवस्था के होने के कारण इनको पानी तक पीने नहीं दिया जा सकता था।
1927 में जब ये सत्याग्रह किया गया तो इन्होंने पहली बार उस तालाब से जाकर पानी पिया। इसके बाद इन्हें गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया, जहां पर इन्होंने कम्युनल अवार्ड को अपने हित में कर लिया। सर, कम्युनल अवार्ड में था कि जो दलित होंगे इनके लिए वोटिंग की अलग से व्यवस्था की जाएगी, इनके अधिकार सभी हिंदुओं से थोड़े अलग रखे जाएंगे। सर, इस तरीके का कम्युनल अवार्ड इन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से साइन करवाकर अपने हित में कर लिया, जिस पर गांधी जी अड़ गए। उन्होंने कहा कि इस कम्युनल अवार्ड को वापस लिया जाए, क्योंकि इस तरीके से हमारे समाज में भिन्नता आ जाएगी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। वो कहने लगे कि इस कम्युनल अवार्ड को वापस लिया जाए। पहले तो अंबेडकर जी ने मना कर दिया कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन जब गांधी जी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मजबूरन अंबेडकर जी को पूना पैक्ट पर साइन करने पड़े। पूना पैक्ट साइन होने के बाद गांधी जी और अंबेडकर जी में बात बन पाती है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब कैबिनेट लिस्ट तैयार की जा रही थी तो उस कैबिनेट की लिस्ट में अंबेडकर जी का कहीं भी नाम नहीं था, जिसके लिए गांधी जी ने कहा कि इस कैबिनेट लिस्ट में अंबेडकर का नाम क्यों नहीं है। उसके बाद अंबेडकर जी को कानून मंत्री रखा गया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी इन्हें बना दिया गया। अंबेडकर जी ने इसके बाद हिंदू कोड बिल और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे कार्य किए, लेकिन जब हिंदू कोड बिल को मंजूरी नहीं मिली तो इन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। डॉक्टर भीमराव उस टाइम के सबसे ज्ञानी व्यक्ति तो हो ही चुके थे, क्योंकि इन्होंने शुरुआत से ही अपना हथियार केवल शिक्षा को ही बनाया। ये लोगों से कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दोस्तों, इनका देहांत 6 दिसंबर 1956 को होता है। हालांकि इनकी मृत्यु के लिए लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी मृत्यु साजिश के द्वारा की गई, लेकिन क्योंकि इनका अंतिम संस्कार हो चुका था तो इस वजह से इस बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया। इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड भी बताया। सर, आप गूगल पे जाके अगर सर्च करोगे कि नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड तो आपको पहला नाम मिलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये थी उस महान पुरुष की जीवन की बात। दोस्त, इन्होंने जीवन में जो दुख सहे, जो इन्होंने संघर्ष किया, उन्हें शब्दों में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो ही वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं रोज़ नई नई वीडियोस डालता हूँ। तब तक के लिए मैं मिलूँगा आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।